हाँ, तो पिछला क्लास कहाँ तक हुआ था बताइएगा। यहाँ से शुरू हो। क्वेश्चन आंसर कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है? कार्बन एवं उसके पेज नंबर आए चैप्टर का नाम बताइए हमको और उसका क्वेश्चन क्या बताना है। कार्बन एवं उसके यौगिक चौथा चैप्टर है और चौथे चैप्टर का कितना नंबर, ये तीसरा वीडियो होने वाला है ना। ये यहाँ से होने वाला है ना। चलिए, तो वंदे मातरम। मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में, जो कि आपके क्लास 10th का होने वाला है। और आप अपनी तैयारी बनाए रखिए हमारे साथ इस वीडियो के साथ, और इससे पिछले वाले वीडियो जितने हैं वो देखिए। और हमारे साथ ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं जो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, आप भी कंटिन्यू करिए। तो आज का ये सेशन रहने वाला है कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर के प्रश्नोत्तरी का। आप हमारे यहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर ले सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप का लिंक, और वहाँ से जुड़ करके आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं या फिर क्लास के नोट्स की व्यवस्था करा सकते हैं। बाकी आप अपने क्लास का नोट्स बनाने के लिए यहाँ से पढ़िए और लिखिए, नोट्स को खुद तैयार करिए, और खुद तैयार की हुई नोट्स आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी। तो चलिए चलते हैं आगे और आज का क्लास शुरू करते हैं एक खूबसूरत सा ये कोटेशन के साथ। यहाँ पर ये कड़वा है पर सत्य है कि पैसा नहीं है तो दुनिया अजनबी बन जाती है, और जब पैसा आ जाए तो वहीं अजनबी रिश्तेदार बन जाते हैं। यानी जिनके पास रुपये पैसा नहीं है, वो उनके लिए जो लोग रिश्तेदार हैं वो लोग भी क्या रह जाते हैं? अजनबी बन जाते हैं। उनको देख के अपना रास्ता बदलना शुरू कर देते हैं। और जैसे आपके पास पैसा आने लगेगा, सब वही लोग जो लोग आपसे रास्ते बदल रहे थे सोचेंगे कि इसके रास्ते में एक बार पड़ जाए, इसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ जाए। कुछ इस तरह की होने लगती है। तो पैसा आप सही तरीके से कमाने के लिए अपने आप को शिक्षित करिए और एक सही वे में अपने जीवन को लेके चलिए। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं इसी मोटिवेशन कोटेशन के साथ, जो कि बहुत प्यारा सा कोटेशन है, जीवन में अच्छा शिक्षा देता है। यहाँ पर दे रहा है प्रश्न। तो प्रश्न में पेज नंबर 68, कौन सा पेज में है? 68। ये जो बुक है ये अपने पास बिल्कुल रखना है आपको, और एक नोट्स बनाने के लिए कॉपी और कलम रखनी है। तो पेज नंबर 68 है। क्लियर दिख रहा है? यहाँ पर अक्षर देखिए तो कैमरा में। कहाँ ठीक है रे? देख नहीं रहा, इतना लाइट है इस पे, विजिबिलिटी। हाँ, अब हुआ ना? सही कह रहा है, ठीक है। ज़्यादा लाइट हो गई थी स्क्रीन पे, तो चलिए अब मैनेज हो जाएगा। चलिए, पहला सवाल है कि CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बतानी है। CO2 सूत्र, CO2 का फॉर्मूला आपको मालूम है पहले से? CO2 जो कि यहाँ लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आपको बताना है। कौन सा क्या बताना है? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना होती है। देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। और देखिएगा तो कार्बन का जब आपको विन्यास हमने बताया था आपको, तो बताया था कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अगली वाली कक्षा में 8 होते हैं, उसके अगली वाली कक्षा में 18 होती हैं, और उसकी अगली वाली कक्षा में 32 होती हैं। अगर इस लास्ट वाले कक्षा में 18 नहीं पूरेगा तो कम से कम 8 पुराना चाहता है कि 8 हमारी कंप्लीट हो जाए। जैसे ही 18 से ऊपर, जैसे 2, 8, 10 और 18, 28, जिसकी परमाणु संख्या 28 है, उसके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 होंगे। लेकिन यहाँ कार्बन की बात कह रही है, तो कार्बन तो पहले कक्षा में 2 ले लिया, आखिरी में चाहिए 8, लेकिन 6 परमाणु संख्या होने के कारण इसके आखिरी में कितने बच जाएंगे? 4 बच जाएंगे, ताकि 2 और 6 4 हो जाएगा। तो आखिरी कक्षा में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 4 इलेक्ट्रॉन रहे। तो ये बात समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में।
अब ऑक्सीजन का क्या है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो इसकी पहली कक्षा में 2 और रेस्ट बचा कितना, 6, जो इसके आखिरी कक्षा में रहेगा। तो इसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है समझिएगा। किसी भी परमाणु के जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो उसकी आखिरी कक्षा में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी के संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे कार्बन का 2 है और आखिरी वाला में 4 होगा, तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, 4 होगा। यहीं देखिए ऑक्सीजन का क्या है, परमाणु संख्या 6 है, इसके आखिरी में कितना है, 6 है। तो आखिरी में 6 है तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। इसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दिखाने के लिए। CO2 का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। कार्बन है, क्या है, कार्बन है, और कार्बन है तो कार्बन के 2 गो इधर कार्बन का और 2 गए कार्बन का हो गया। तो कार्बन के आखिरी कक्षा में 4 गो दिख गया आपको। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन के आखिरी कक्षा में 6 गो चाहिए, तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर हो गया। इधर ऑक्सीजन वाले का 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 6 हो गए। अब ऑक्सीजन को अपना 8 कंप्लीट करना है तो इस कार्बन से 2 का साझा करेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन है, ये इसके पास 6 है और इस कार्बन से 2 का साझा कर लिया। ठीक, ये भी ऑक्सीजन इसी तरीके से कार्बन का यहाँ 2 ठो है, इसके साथ इसका साझा कर लेगा। लेकिन यहाँ जो कार्बन है इसको चाहिए 8 और इसके आखिरी कक्षा में है कितना, 4। ठीक है, 8 चाहिए तो इसका 2 गो और इसका 2 गो लेके और इस तरीके से यह क्या बना लेता है, अपना पूरा बॉन्ड बना लेता है। और यही आपका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना भी कहा जाता है। अब है अगला सवाल, 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी। यानी सल्फर के 8 गो परमाणु से सल्फर का ही 8 परमाणु रहेगा और उससे बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बताना है। संकेत में आपको समझाया गया है कि सल्फर के 8 अणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े रहते हैं। अंगूठी यानी गोल गोल, गोला अंगूठी कैसा होता है, गोल होता है ना, उस तरीके से। आप समझिएगा, देखिए क्या है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16। सल्फर का परमाणु संख्या 16, संकेत इसका S, संकेत S। और संयोजी परमाणु कितना होगा, 6। कैसे, पहला कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, 2 8 10 और रह गया कितना, 16 में से 6 गो रह गया। तो आखिरी कक्षा में कितना आया, 6 गो आया। तो इस तरीके से इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, 6 होगा। अब बढ़िए आगे, ये है सल्फर के अंगूठी के जैसा कुछ संरचना। ये है सल्फर, सल्फर के आखिरी कक्षा में कई गो है, 6 गो है। 6 गो यहाँ है, 6 गो यहाँ है कि नहीं, 6 गो है। अब देखिए इधर वाले को चाहिए, इस सल्फर को 8 गो अपना कंप्लीट करना है, तो इसका 6 गो है, इस वाले से ही मिल गया। ठीक है, तो इसका कितना हो गया, 8 गो कंप्लीट हो गया। इस वाले सल्फर को भी 8 चाहिए, इसके 6 गो है, इसके 2 गो से ही मिल गया। इसको भी 8 चाहिए, इसको 8 चाहिए, तो इसका 6 गो है, इसके 2 गो के ही यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ही 2 गो ले लिया। उसी तरह इसको चाहिए तो ये इससे ले लिया। ऐसे करते करते सल्फर ने क्या कर लिया है, सल्फर के ये 8 हैं और 8 ने एक दूसरे से अपना बॉन्ड बना लिया है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ, 8 परमाणुओं से बना हुआ सल्फर का ये संरचना है। पेज नंबर 76 में आइए, 76 नंबर पेज निकालिए। चलिए 76 नंबर पेज का जो पहला सवाल है वो कह रहा है पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। जिस समय हम लोग पिछला क्लास आपको पढ़ाए थे, उस पिछले क्लास में आपने देखा था कि हम लोग एल्केन का बना रहे थे, एल्केन का बनाए हुए थे फार्मूला सब एल्केन का। तो एल्केन को बनाने वक्त एक जगह दिखाया गया था समावयव। ठीक है, अब उन समावयवों में क्या दिखाया था हमने कि कई प्रकार से एक ही चीज़ को व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे श्रृंखला में पढ़े थे, यहाँ देखिए ये नॉर्मल पेंटेन है। क्या है, पेंटेन में कार्बन का परमाणु कै गो रहेगा, कार्बन 5 गो, कै गो 5 गो। देखिए 1 2 3 4 5 गो है, तो इसको सीधा लाइन में लिया गया है और बॉन्ड दे के हाइड्रोजन चारों तरफ से जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से ये सीधा हो गया। ये क्या है, नॉर्मल पेंटेन है। कैसा पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन है।
लेकिन इसी पेंटेन को अगर देखा जाए तो और हम रूप दे सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आइसोपेंटेन, कैसा पेंटेन बना सकते हैं? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन कैसा? तो जो एक कार्बन परमाणु इधर रह रहा था अंतिम में, उसी कार्बन परमाणु को डंटा बना के ऊपर खींच दिए हम। ठीक, ये वाला कैसा था देखिएगा, समझिएगा। कार्बन था, कार्बन था, कार्बन था, कार्बन था, कार्बन, 5 कार्बन हो गया। तो हमें लास्ट वाले कार्बन को यहाँ नहीं रख के हम कहेंगे हमको इसको यहाँ लेके आते हैं, और ये वाला डंटा इसमें नहीं देंगे, इसी में दे देंगे, यहाँ कार्बन दे देंगे। क्या दिक्कत है? समझ में आया बात? तो ये हो गया आइसोपेंटेन। क्या बन गया? अब इसमें चारों तरफ से आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। कितने लगा दीजिए? हाइड्रोजन चारों तरफ से हाइड्रोजन लगा दीजिए, हो जाएगा आपका ये आइसोपेंटेन हो गया। तो वही संरचना यहाँ पर दिया गया है। अब ये नियोपेंटेन, कौन सा पेंटेन? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन इसके चारों तरफ से रहेगा। कहाँ रहेगा? जैसे एक कार्बन यहाँ है तो इसी कार्बन से हाइड्रोजन ना जोड़ के क्या जोड़ देंगे? कार्बन। फिर हाइड्रोजन ना जोड़ के क्या जोड़ देंगे? कार्बन। हाइड्रोजन ना जोड़ के क्या जोड़ देंगे? कार्बन। हाइड्रोजन ना जोड़ के क्या जोड़ देंगे? कार्बन। अब इस सब के चारों तरफ क्या निकाल देंगे? हाइड्रोजन का लगा देंगे। समझे क्या बात? तो ये नियो हो गया। क्या हो गया? नियो हो गया। तो यहीं देखिए यहाँ पर बना हुआ है चारों तरफ से, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, इसी कार्बन से सारे कार्बन को जोड़ा गया और हाइड्रोजन का बॉन्ड लगा दिया गया। क्लियर हो गया? अब अगला सवाल क्या कह रहा है? दूसरा नंबर की, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन की यौगिक को विशाल संख्या दिखाई देती है? 2 कार्बन का गुण बताना है। इन नोट्स में भी पढ़ा चुके हैं कि कार्बन का 2 ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में कार्बन का यौगिक बना हुआ है। तो कार्बन का वो पहला गुण, तो उसका क्या गुण है? तो उसके 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होना उसकी आखिरी कक्षा में बताए थे। और दूसरा है कि कार्बन कार्बन से ही बॉन्ड बना लेता है, ये दूसरा उसका गुण है। ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि चतुःसंयोजकता, पहला गुण क्या है उसका? चतुःसंयोजकता, माने 4 बॉन्ड बनाता है। और उसके बाद श्रृंखलन, क्या? श्रृंखलन, कि कार्बन के वो 2 गुणधर्म है जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिक विशाल संख्या में पाई जाती है। समझ में आया बात? ये हो गया। अगला सवाल 3 नंबर में कह रहा है कि साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होंगे? साइक्लोपेंटेन कैसा पेंटेन? साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन होगा तो साइकिल के चक्का जैसन बनेगा। कैसा बनेगा? बन रहा है गोल गोल। देखिए तो पेंटेन यानी कार्बन है, चारों तरफ कार्बन भरा पड़ा है कि नहीं है? 5 ठो कार्बन है, और इन 5 कार्बन से यहाँ पर देखिए कार्बन का 4 गो हो गया, कार्बन का 4 गो हो गया, कार्बन का 4। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन यही साझा कर लेता है इससे। देखिए यहाँ कार्बन का 1 2 यहाँ पर है 3 जोड़ा हो गया, 3 जोड़ा यानी 6 गो ही हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन के 2 गो से क्या करेगा? ये अपना पूरा साझा बनाएगा, इधर भी साझा बनाएगा। इसी तरीके से यह साझा करते चलता है और कार्बन का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा कार्बन का है? साइक्लोपेंटेन है। कौन सा है? चलिए अब है, हाँ, अगले सवाल में कह रहा है कि निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। जो नीचे यौगिक जो दिए गए हैं, जैसे पहले सवाल में है एथेनोइक अम्ल, दूसरे में है ब्रोमोपेंटेन, तीसरे में है ब्यूटेनोन, और चौथे में है हेक्सेनाइल। इस सब का संरचना बनाना है। क्या बनाना है? आपसे परीक्षा में इसी तरीके से पूछेगा सीधा का सीधा सवाल कि इसका संरचना बनाइए, और तब 5 नंबर या 3 नंबर में दे देगा संरचना बनाने के लिए। संरचना बनाइएगा, उसका नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ एथेनोइक अम्ल का संरचना बनाना है, तो एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। CH3COOH, CH3COOH। ये वाला चीज इतना दूर अगर किसी भी यौगिक के लास्ट में दिखाई दे ये वाला, तो पक्का अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या बनेगा? हमें कार्बन 2 चाहिए, है ना? कार्बन, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन, 2 कार्बन हो गया। अब ये वाला कार्बन 2 गो बॉन्ड से इधर ऑक्सीजन के साथ जुट गया, 1 गो बॉन्ड से यहाँ पर जुट गया, और ऑक्सीजन का 1 गो बॉन्ड ही हाइड्रोजन ले लिया। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, तो ऑक्सीजन को 1 हेने से हाइड्रोजन जुट गया, हेने से 1 ये जुट गया, और कार्बन का 1 कार्बन इधर जुट गया। अब इस कार्बन का 2 बॉन्ड और खाली है, तो दोनों बॉन्ड किसके साथ लग जाएगा? ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए। तो ये जुट गया, और कार्बन का यहाँ हाइड्रोजन के साथ बाकी इसको 4 गो चाहिए, तो इसका 4 गो कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ये इसका संरचना हो गया। किनका है? टूटा क्या? उठाओ तो सर, ले जाइए फोन।
ला तो टूटा कि बचा? हम तो कहाँ गया चलिए कहाँ थे हम लोग? एथेनोइक अम्ल में, है ना। तो एथेनोइक अम्ल ये कंप्लीट हो गया। अब है ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन के लिए बताए थे कि पेंटेन में जब ब्रोमीन जुट जाएगा, एक हाइड्रोजन हट के, अब ब्रोमीन खाली बी आर वहाँ लगा दीजिएगा तो ब्रोमोपेंटेन हो गया। ब्रोमीन हटा के अगर क्लोरीन लगा दीजिए तो क्लोरोपेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब पेंटेन का फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि 5 को कार्बन है। कितना कार्बन है? और चारों तरफ से हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन ही हटा दिया गया, एक हाइड्रोजन क्या लगा दिया गया? ब्रोमीन लगा दिया गया, Br रख दिया गया। तो ब्रोमीन लगाने से C5, एल्केन का क्या फॉर्मूला होता है? एल्केन का फॉर्मूला CN H2n+2 होता है। तो कार्बन का अगर 5 होगा तो C5 होगा, और H 5 दूना 10 2 12 गो होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 12 गो होगा। यहाँ हाइड्रोजन कै गो है? इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन कम है, उसका जगह कौन ले लिया है? ब्रोमीन ले लिया। कौन ले लिया? तो ब्रोमीन के लेने के कारण ये क्या बन गया? ब्रोमोपेंटेन बन गया। इसमें कोई डाउट है? इस नहीं डाउट होगा तो क्वेश्चन को अराइज करिएगा, पूछिएगा, बता देंगे। ठीक है। अब है ब्यूटेनोन। क्या है ये? ब्यूटेनोन जो है यह कीटोन श्रेणी का है। किसका है? कीटोन के श्रेणी का है। उस कीटोन को हमने आपको नोट्स में पढ़ाया था। ब्यूटेनोन को देखिए, इसका फॉर्मूला होता है C2H5 COOCH3। ये इसका फॉर्मूला होता है C2H5 COCH3। अब देखिए C2H5 कार्बन का परमाणु कै गो है इस पे? देखिए कितना ऊपर वाले में, इस फॉर्मूला में कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको? कितने दिख रहे हैं? 4 ठो हैं। देखिए यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 ठो है। ऑक्सीजन कै गो में दिख रहा है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ठो है। हाइड्रोजन कै गो है कुल ऊपर? देखिए तो 5 गो है। 5 और 3, अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। तो इस तरीके से आपका ये ब्यूटेनोन का भी फॉर्मूला बनता है। अब इसी तरीके से आपको ब्यूटेनेन होता है, पेंटेनोन दे देगा, हेक्सेनोन दे देगा। और बताए थे उस दिन हम कि मीथेन का मतलब मिथ माने 1, एथ माने 2, मिथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक हो जाता है। ये अगर याद हो गया आपको कि किसका कौन, अब हेक्स दे देगा, हेप्ट देगा, ऑक्ट देगा। हेक्स का मतलब क्या दिमाग में रखिएगा? हेक्सा। हेक्सा हेक्सा माने 6, हेक्सा 6 पर। अब हेक्स से बनाइए, हेक्सेनोन बनेगा, हेक्सेन बनेगा, हेक्साइन बनेगा, है कि नहीं? हेक्सीन बनेगा, वो सब बनेगा। तो है वो आपके ऊपर है कि जब जैसा सवाल आए वैसा उसका उपयोग करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर, यही देखिए हेक्सेनाइल आ गया कि नहीं? देखिए हेक्सेनाइल आ गया। अब हेक्सेनाइल का परमाणु संरचना हमको बताना है। तो हेक्सेनाइल का फॉर्मूला जिसके लास्ट में इस तरीके से चीज़ें जुड़ी हुई हों, C5H11CHO, C5H11CHO। तो यहाँ देखिए C5 है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 हो गया कार्बन, 12 हो गया। हाइड्रोजन 12 है। 11 1 12 को है हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन कार्बन का एक श्रृंखला इसमें छूट रहा है। एक श्रृंखला कार्बन का और बनेगा इस फार्मूला में, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 12 है। हाइड्रोजन कितना है? टोटल 12 है। और कार्बन कितना है? 6 ठो है। लेकिन यहाँ जो बना है ना, इसमें बन गया 1 2 3 4 5 गो कार्बन है। ठीक है। तो कार्बन का छठा यहाँ पर अगर लगा दें हम, ठीक है, छठा कार्बन यहाँ लगा दें तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर जुटा हुआ है कि नहीं? और एक गो कार्बन आपका कितना, 1 2 गो इसके साथ जुट जाएगा, और कितना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुटेगा। ठीक है, हाइड्रोजन और, लेकिन इसके साथ 3 गो बॉन्ड रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और बनेगा कितना? 12। क्लियर हो गया? ये यहाँ पर ये मिस्टेक था, इसको ठीक कर लीजिएगा आप अपने नोट्स में। ठीक है, 3 3 6 1 7 और 7 5 12। अब हो गया इस फार्मूला को प्रूफ। ठीक है, फार्मूला क्लियर हो गया। यहाँ पर बाई मिस्टेक ये रह गया था, इसको आप बना लीजिएगा। क्या था? कार्बन के साथ 3 और हाइड्रोजन यहाँ पर जुट जाएंगे, एक कार्बन का श्रेणी छूट गया था। ऐसे ही जब भी हेक्सेनाइल आएगा तो 6 गो चाहिए,
एगो को डबल बॉन्ड दे दीजिएगा, बाकी सब में कार्बन लगा दीजिएगा। समझ आएगा? एगो को डबल बॉन्ड, अगर ये पेंटेनाइल ही पूछता तो 5 को कार्बन सरियाते, एगो में डबल बॉन्ड देते, बाकी सब में हाइड्रोजन लगा देते। समझ में आया बात? चलिए अब चलते हैं आगे। कह रहा है ब्रोमोपेंटेन की संरचनात्मक अवयव। देखिए ब्रोमोपेंटेन को, कितना प्रकार से ब्रोमोपेंटेन आपके सामने आ रहा है। देखिए सीधा जब हम लोग एल्केन पढ़ रहे थे, अभी थोड़ा देर पहले एल्केन का बताया, साइक्लो एल्केन बताए हैं, नियो एल्केन पढ़े हैं, आप आइसो एल्केन पढ़े हैं, नॉर्मल एल्केन पढ़े हैं। ये नॉर्मल है कि नहीं है? देखिए नॉर्मल ब्रोमीन है, ये आइसो ब्रोमीन है, और ये नियो ब्रोमीन है। देखिए इसके इधर निकला हुआ है, यहाँ पर भी निकला हुआ है, इसको यहाँ भी निकाल सकते हैं। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये निकलेगा। तो यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्या है? ब्रोमीन है। ये ढक गया है इसके स्लाइस। यहाँ देखिए यहाँ पर ब्रोमीन आपको दिख रहा है, ब्रोमीन यहाँ पर है ना। तो ये तीनों प्रकार से आप संरचना बना सकते हैं। किन प्रकार से? यहाँ देखिए, यहाँ पर कार्बन एक ऊपर चल जाएगा, और ऊपर चल जाएगा ब्रोमीन, ऊपर लग जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा एगो। यहाँ ब्रोमीन जिस तरीक़े से है उसी तरीक़े से एगो पूरा सेट नीचे चला गया, यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? तो हम लोग पढ़े हैं ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव कि किस प्रकार से ब्रोमोपेंटेन के और तरीके हम बना सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि निम्न यौगिकों का नामकरण करें। क्या करना है? निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ना है। CH3 CH2 Br दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? CH3 CH2 Br ये दिया हुआ है। आप नामकरण कैसे करेंगे? तो नामकरण करने के लिए हम आपको समझाए थे कि यहाँ पर अगर क्लोरीन है तो क्लोरो लगेगा, और ब्रोमीन है तो ब्रोमो लगेगा। क्या लगेगा? ब्रोमो लगेगा। यहाँ आपको ब्रोमीन दिख रहा है। यहाँ कार्बन के 2 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं? तो मीथेन ईथेन। ईथ वाला में जाएंगे कि नहीं? एथ वाला में एथ होगा, मान लिए, लिख लिया इतना। हाइड्रोजन कै गो है? 5 गो है। हाइड्रोजन 5 गो है, यानी अगर 2 गो कार्बन होता, कार्बन 2 गो है, तो हाइड्रोजन एल्केन वाले में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? CnH2n+2, इसके 2 गुने से 2 ज़्यादा है कि नहीं? कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज़्यादा के लिए एल्केन में जाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कै गो होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए 2 दूने 4 और 2 6 गो, है कि नहीं? 6 होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 गो यहाँ, 3 गो यहाँ, 5 गो। कितना है? 5 ठो। इसका मतलब है कि और एक एक्स्ट्रा में क्या लगा हुआ है? Br है। क्या है? Br है। यानी यहाँ पर 6 ना होकर कितना है? 5 है। और एक हाइड्रोजन का जगह कौन ले लिया है? ब्रोमीन ले लिया है। इसका मतलब है कि ये जो है यह एल्केन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है। तो एल्केन ग्रुप का है तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 है यानी एथ होगा, तो ये एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा एथेन। तो अब जब ये एथेन हो गया तो हमारे पास ब्रोमीन भी तो है। अब ब्रोमीन के लिए पढ़ाया गया है कि आप पहले क्या लगा देंगे? ब्रोमो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ब्रोमो। तो वही है ब्रोमो एथेन या एथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे लिखेंगे? अब दूसरा नंबर में क्या है? कह रहा है यहाँ पर कि H बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O इस तरीके से दिया हुआ है। C है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड O है। तो ये क्या बनेगा? यहाँ कार्बन एक ही है, दिख रहा है आपको? क्या है? कार्बन एक ही है। ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? एल्डिहाइड ग्रुप का है, जिसमें ऑक्सीजन रहता है खाली। क्या रहता है? एल्डिहाइड ग्रुप का है। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके 2 हाइड्रोजन को हटाया गया है। कितने हाइड्रोजन को हटाया गया है? 2 को हटा के हई आके बैठा है, क्योंकि एक चाहिए 2 गो बॉन्ड। कितना चाहिए? 2 गो बॉन्ड। तो ये आके बैठा है। कार्बन एगो है, इसीलिए मेथ ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? मेथ। तो मेथ होगा तो ये आपको जब एल्डिहाइड पढ़ेंगे आप, तो एल्डिहाइड वाले में बताया गया है कि इसको आप लिखेंगे एनल, अंतिम में ऑल लगा कर लिखेंगे Al, अंतिम में Al बताए हुए थे। जैसे मीथेन होगा, मीथेन हो गया, ये ई हटा के क्या लगा देंगे हम? तो मेथेनल हो गया। यही करने के लिए आपको बताया गया था। क्लियर है? तो इसका हो जाएगा मेथेनल या फॉर्मल्डिहाइड। आपसे परीक्षा में पूछेगा फॉर्मल्डिहाइड की संरचना, तो ये दिमाग में रहेगा। अब है पेंटाइन। क्या है? पेंटा का मेहरा रू
हैं? पेंटेन के मेहरारू पेंटाइन हैं? ना, पेंटेन के मेहरारू थोड़ी होगा पेंटाइन। अरे कहीं होगा। कहीं होगा। चलिए, तो पेंटेन में कितना कार्बन होना चाहिए? 5 ठो। कितना होना चाहिए? 5 ठो होना चाहिए। लेकिन ये है पेंटाइन। क्या है? ये है पेंटाइन है। Incoming call from Malcolm Singh identify. चलिए, फ़ोन बीच में आते आते थोड़ा डिस्टरबेंस करता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको नज़रअंदाज करना है, फोकस करना है पढ़ाई पे। आइए, तो यहाँ पर है कार्बन 5 गो, है ना? क्यों? क्योंकि पेंटेन को पढ़ना है। अब कार्बन 5 हो गया यहाँ पर, तो कार्बन जैसे ही 5 होगा आपका, यहाँ पर दिया हुआ भी है, इसी का नाम है क्या? ही 1 2 3 4 5 6 छठा, तो CH पेंटाइन। देखिए, तो फिर जो बाद में जो कार्बन लगेगा वो डबल बॉन्ड के साथ जुटा रहेगा। किसके साथ? तो डबल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। इसमें कितना बॉन्ड बन रहा है? ट्रिपल बॉन्ड, और एक वो सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बना हुआ है, जो किताब में आप देख रहे हैं। तो ये जो पेंटाइन ग्रुप जो होता है एल्काइन में, तो क्या होता है? C5 और H, इसका फार्मूला होता है CnH2n-2 एल्काइन। दूगो बोलाइन लेकिन आइन जाइन, ठीक है? तो दूगो चल गया, तो CnH2n 5 दूना 10 में से 2 जाएगा 8, यानी C5H8, यही फार्मूला होगा। क्या होगा? C5H8, तो पेंटाइन होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन का कितना संख्या है? 6 संख्या है। क्या संख्या है? 6 संख्या है, यानी कार्बन दिया हुआ है 6, तो 6 दूना 12 में से 2 गया 10, यानी हाइड्रोजन कितना होगा? 10 संख्या में होगा। हाइड्रोजन कितना होगा? 10 संख्या में। तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन यदि 10 संख्या में, तो गिनिए तो जरा किताब के क्वेश्चन में, किताब में जरा गिनिए तो हाइड्रोजन कै गो है? 4 4 8 2 10 ठो है। तो यहाँ पर C6 है ना, ये पेंटाइन नहीं होगा, क्या होगा? हेक्साइन होगा। क्या होगा? हेक्साइन होगा, क्योंकि कार्बन का संख्या कितना है? 6 है। कार्बन की संख्या 6 है। क्लियर हो गया? अभी पेंटा के मेहरारू नहीं, केकरा मेहरारू हो गई? हेक्सा के हेक्साइन। कार्य क्या दिक्कत है? चलिए, पेज नंबर 79 निकालिएगा। हैं? कथी याद पड़ जाए? कबूतर लाने के लिए भूल गए हैं। कबूतर? अच्छा, किसको लाने के लिए? तुम? तो परेवा क्या होगा? नहीं नहीं, पक्षियों का सम्मान करना चाहिए, गलत बात है। चलिए ठीक है, अभी क्लास को आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है? चैप्टर पेज नंबर 79 का पहले, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण पर अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? देखिए, एथेनॉल से किस में बदलना है? एथेनोइक अम्ल में। किस में? हाँ, तो इसमें बदलने की को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? सवाल ये है। तो दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में के क्रम में यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना या यौगिक से हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीकरण में पढ़ाया गया है कि जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑक्सीकरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हाँ, तो कह रहा है कि चूंकि एथेनॉल जो होता है उसमें से एथेनोइक अम्ल में जब परिवर्तन कराया जाएगा, ये लॉ होगा, क लिखा गया है यहाँ पर, लॉ होगा। एथेनॉल से जब एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन होगा तो इस अभिक्रिया के क्रम में जो एथेनॉल में एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है आके, क्या आता है? ऑक्सीजन जुड़ जाता है आके। जब एथेनॉल में ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा तो एथेनॉल का ऑक्सीकरण होगा, और एथेनॉल का ऑक्सीकरण होकर वह एथेनोइक अम्ल में बदल जाता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यानी जब एथेनॉल का आप ऑक्सीकरण, जब एथेनॉल का अभिक्रिया मतलब चेंज करिएगा, जिस समय चेंज हो रहा होगा उस समय ऑक्सीजन आके उसमें क्या करता है? जुड़ जाता है, और जुड़ने के कारण इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब अगला सवाल 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में सवाल में कह रहा है कि ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग दिन रात बहुत जगह देखते होंगे। वेल्डिंग देखते कि नहीं करता हुआ है कि नहीं? तो वेल्डिंग जहाँ किया जाता है तो कह रहा है कि ऑक्सीजन और एथाइन का मिश्रण होता है वहाँ पे। क्या होता है?
ऑक्सीजन और एथाइन का मिश्रण होता है और तब वेल्डिंग किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा ऑक्सीजन वायु में मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? कह रहा है कि क्या बता सकते हैं एथाइन तथा वायु में मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो इसको समझने के लिए देखिए, कह रहा है यहाँ पर कि वायु जो है वह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य कई गैसों का मिश्रण होता है। वायु में केवल एक ही गैस नहीं है, वायु में बहुत सारे गैस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी बहुत सारा गैस है कि नहीं। जब एथाइन को हवा के साथ जलाया जाता है तो वायु में वर्तमान ऑक्सीजन के अलावे अन्य गैस के कारण एथाइन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। क्योंकि एथाइन को जलने के लिए, अच्छा से जलने के लिए केवल और केवल ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन बाकी गैस के होने की वजह से इसका दहन अच्छा से नहीं हो पाता है। नहीं होता है तो और वेल्डिंग के लिए इसका आवश्यक ऊष्मा प्राप्त नहीं करता है। अगर खूब ज़्यादा गर्म नहीं होगा तो लोहा गल करके वहाँ मिलेगा, सटबे नहीं करेगा जाके। इतना ज़्यादा हीट किया जाता है कि लोहा भी बहुत नरम पड़ जाता है, तब जाके सटता है। ऐसे थोड़ी सटेगा, लोहा पर कुछ रख दीजिएगा सट जाएगा ना। कहता है परंतु एथाइन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण स्वच्छ लौ के साथ जलता है। जब खाली एथाइन और ऑक्सीजन होगा तो वो कैसा जलेगा? साफ लौ के साथ जलेगा, कोई धुआं धकड़ विशेष नहीं करेगा, तथा इसमें एथाइन का पूर्ण दहन हो जाता है, पूरा का पूरा दहन होगा, एथाइन अच्छा से जलेगा। और जलेगा तो जिससे उच्च ऊष्मा प्राप्त होती है। कितना डिग्री सेल्सियस का ऊष्मा प्राप्त होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस का ऊष्मा। इतना भयंकर गर्मी प्राप्त करता है, ठीक है। जब इतना भयंकर गर्मी उसमें से निकलेगा तो जाहिर सी बात है लोहा को गलाने का ताकत रखता है। तो लोहा जब नरम पड़ जाएगा तब वेल्डिंग अच्छे से हो जाएगा। समझ में आ गया वेल्डिंग कैसे अच्छे से होगा? यही कारण है कि ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है, न कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का। ठीक है, पेज नंबर 83। यहाँ तक बात समझ में आ गया? 83 नंबर पेज निकालिएगा। 83 नंबर में कहता है कि प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक, यही सवाल है ना 1 नंबर, कि प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं। कि प्रयोग से बताना है कि एल्कोहल कैसे अलग है और कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे अलग है, ये बताना है। तो कहता है कि अम्ल जब कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है, कौन? अम्ल। अम्ल का आपको बताया जा चुका है कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया अम्ल का जब करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। पढ़े थे हम लोग। यहाँ कह रहा है कि जबकि एल्कोहल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देता है। यानी जिस समय आप अम्ल का यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का अभिक्रिया कार्बोनेट से कराएंगे तो वो अभिक्रिया समाप्त होगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। लेकिन वहीं एल्कोहल का जब इनके साथ अभिक्रिया कराइएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देगा। जब नहीं देगा तो आपको दोनों समय गैस मिल रहा है। अब उस गैस का अप्लाई आप चूना के पानी पर करके देखिए। कहता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया बना देता है, अतः एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल को बारी बारी से क्या किया जा सकता है? उसमें से इन दोनों के गैस को बारी बारी से आप जांच सकते हैं। जिससे निकला हुआ गैस दूधिया बना देगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। और जिससे निकला हुआ गैस दूधिया नहीं बनाएगा वो क्या होगा? ये आपका एल्कोहल होगा। तो कहता है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को बारी बारी से कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया कराकर निकलने वाले गैस का जांच एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है, उनका अंतर किया जा सकता है। तो अंतर बेसिकली समझ में आ गया होगा कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब कार्बोनेट से अभिक्रिया कराइएगा तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जो चूने को पानी को कैसा कर देगा? दूधिया कर देगा। लेकिन एल्कोहल से निकला हुआ दूधिया नहीं करेगा, वह निकलेगा ही निकलेगा नहीं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही नहीं, तो दूधिया क्या करेगा? समझ में आ रहा है बात? नहीं कर पाएगा। तो वही था। अब है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि ऑक्सीकारक क्या होता है। तो शुरू वाला चैप्टर में ही बताए थे कि जिनका अवकरण होता है ना वही ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, यानी वैसा रसायन
पदार्थ जो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के क्रम में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ता है, क्या करता है, या हाइड्रोजन को हटाता है, तो ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? और ऑक्सीकारक, जैसे कि ऑक्सीकारक है तो उसमें जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक एवं कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, जिंक एवं कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। यानी है जो जिंक ऑक्साइड है इससे ऑक्सीजन हटा के और किस में जोड़ दिया गया है, यहाँ पर कार्बन के साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि अभिक्रिया किससे कराया गया है, कार्बन से कराया गया है। तो कार्बन से जाके जुड़ गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। क्या हो गया? अभी आइए पेज नंबर 85 पे, तुरंत अगले पेज में आइए। क्वेश्चन है कि क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं। डिटर्जेंट सर्फ के उपयोग करके आप बता सकते हैं कि जल कठोर है कि नहीं। या जल कठोर कब होता है, उसमें उसका मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिला हो, कैल्शियम का ऑक्साइड मिला हो तो जल कठोर। पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया था? तो आइए इस सवाल का उत्तर देखते हैं। कहता है कि डिटर्जेंट का उपयोग कर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं है। डिटर्जेंट से नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? तो क्योंकि कठोर जल और मृदु जल दोनों के साथ झाग देता है। यानी जब डिटर्जेंट डालिएगा तो हमको चाहिए कि कठोर जल है तो इतना ज़्यादा घुलेगा नहीं तो झाग ज़्यादा नहीं बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करता है डिटर्जेंट ऐसा नहीं करता है। वो अपना पूरा झाग बनाता है। उसको मतलब नहीं है कि कठोर है कि नरम है ना, उसको इससे मतलब नहीं है। तो इसीलिए पहचान नहीं आता है डिटर्जेंट से। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ कुछ पूछना है? देखिए अब अगला सवाल 2 नंबर में है कि साबुन के अणु, इसी का जैसे अभी डिटर्जेंट हम लोग पढ़ रहे थे, अब वही सवाल लगभग साबुन के साथ है। कहता है कि लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं कि नहीं धोते हैं? आप लोग नहीं धोते हैं? हाँ, आखिर माई धो लें तो नहीं, अपने से धोते हैं ना, अच्छी बात है, खुद ही धोइएगा, माँ को परेशान नहीं करना चाहिए। अब क्या कहता है कि सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं। हाँ, ऐसे धपाधप एकदम पट के थपाथप। धोबी लोग को देखते हैं कि नहीं, कैसे पटहा पर मार पटा, कपड़ा के बटन उटन सब टूट का न जाए, लेकिन पटकते रहेगा, जले साफ न हो जाएगा। चलिए, तो कहता है कि चाहे डंटा से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं, रगड़ते हैं। उसके बाद या वॉशिंग मशीन में कपड़े को रगड़ते हैं। वॉशिंग मशीन में डाल दिया, कपड़ा एकदम नाच रहा है अपना, कभी एने से नचा रहा है, कभी उने से नचा रहा है कि नहीं, पिटाता है कभी उधर से, है कि नहीं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? बेसिकली बात यहाँ पर है कि उसको रगड़ा क्यों जाता है साफ करने के लिए, है कि नहीं। तो आंसर है सर जी, साफ करने के लिए रगड़ देते हैं। लेकिन उसमें ऐसा क्या होता है कि उसको रगड़ने से ही कपड़ा साफ होता है? तो ये समझिएगा। कहता है कि साबुन के अणु जल में घुलने के बाद कपड़े आदि में उपस्थित गंदगी के बीच में फंस के मिसेल बनाते हैं। मिसेल कैसे बनता है? जलरागी जल बिरागी पढ़ाए थे। तो मिसेल बनाता है, जो अंदर रहेगा और कुछ एक सिरा उसका बाहर रहता है। ठीक है, तो मिसेल बनाता है जो कपड़े को पानी में खंगालने पर ही बाहर आता है। कपड़े को क्या करने पर बाहर आता है? जब तक खंगालिएगा नहीं बाहर नहीं आएगा। तो कहता है कि अतः कपड़े को पूरी तरह साफ करने के लिए उसे बार बार रगड़ने की आवश्यकता होती है। जो मिसेल बनता है ना, मिसेल कैसे बनता है ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि मिसेल जो बनता है, कपड़ा का ये गंदगी हो गया, इसको चारों तरफ से क्या करता है? पकड़ के इसका नोच लेता है। जैसे लड़की से झगड़ा कर लेता, कैसे झोंटा नोच ले वाले की तरह हैं ना, नोचले ले। देखिए एक स्टेप आगे का थपड़ा थपड़ी करती है। चलिए, तो मिसेल बना के वो क्या करता है? आप रगड़ते हैं, जब उसको खंगारते हैं रगड़ते हैं तो बाहर आ जाता है, अंदर से गंदगी को खींच ले बाहर आ जाता है, जिससे सफाई हो जाती है। अब है अभ्यास आपका, यानी अंदर के प्रश्न इस तरह से समाप्त हो गए। अब इस चैप्टर के हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो अभ्यास के प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, वो भी ऑब्जेक्टिव में है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें एथेन का आणविक सूत्र क्या है? C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक बंधन है, 7 सहसंयोजक बंधन है,
8 सहसंयोजक बंधन है या 9 सहसंयोजक बंधन है। अब एथेन का बात है, किसका बात है? एथेन का। एथेन यानी कौन सा? कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे। 6 हाइड्रोजन होंगे। तो बॉन्ड कितने बनेंगे? 100 वहीं गिनना है। तो कार्बन बॉन्ड कार्बन 1 2 3 4 5 6 एक वहीदा है। कितना हो गया? तो कितने हुए टोटल? 7 सहसंयोजक आबंध बनेंगे। समझ में आया बात? इसी तरीके से सवाल परीक्षा में पूछ लेगा और आपको ध्यान से कर देना है। चौथा कहता है, दूसरा कहता है कि ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है। ब्यूटेनॉन कितने कार्बन यौगिक है? यानी इसमें 4 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? प्रकार्यात्मक समूहों में आपको हमने पढ़ा रखा है। जैसे OH हो गया, ठीक है, COOH हो गया, ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। प्रकार्यात्मक समूह जिस समय पढ़ाया गया है। तो कहता है कि प्रकार्यात्मक समूह किसका लगा है? कीटोन का लगा है। किसका लगा है? कीटोन का। पढ़ने से क्या लग रहा है? ब्यूटेनॉन है ना, ब्यूटेनॉन। तो ब्यूटेनॉन यानी कीटोन समूह का है। राइमिंग से भी समझ जाना है। C नंबर ऑप्शन आंसर होगा। अब कहता है 3 नंबर की खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? जैसे खाना बनाते हैं हम लोग, खाना बनाते बनाते आप क्या देखते हैं कि चूल्हा पर जब खाना अक्सर बनता है तो बाहर से पूरा करीखा लग जाता है, नहीं लग जाता है? तवे पर कैसे तवा करिया हो जाता है, ऐसा ही करिया थोड़े हो जाता है, हैं? उसमें क्या लग जाता है? करीखा लग जाता है। हंस बड़ा रही है, चलो हाँ समझ रही है कि करिया लड़का को छूट मिलता है ना, यही पे ही हंस रही है ना रे। सबसे ज्यादा सुधा के करिया बा, ओकरे छूट ज्यादा बा। चलो अभी देखिए, कोई बात नहीं है, काला होना कोई बुरी बात नहीं है। इसके बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। एको डंडा पिटाई को जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। जहाँ बाकी लोग 5 डंडा पिटाएगा, काला बच्चा कितना पिटाएगा? 2 डंडा। चलिए 60% के छूट, कम नहीं हुआ। पीट देते हैं। चलो चलिए, तो 3 नंबर में क्या है? खाना बनाते समय क्या होता है? तो पहला है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका रहता है। भोजन पूरी तरह, तो अंदर के भोजन से क्या मतलब है? ठीक है, ईंधन पूरी तरह नहीं जला होता है। ठीक है, ईंधन आर्द्र है या ईंधन पूरी तरह जल रहा है? क्या ऑप्शन होगा इसका? तो ईंधन पूरी तरह नहीं जला है। जब ईंधन पूरी तरह नहीं जलेगा तो धुआं का जरूर है, धुआं करेगा तो करीखा जरूर होगा। चलिए 4 नंबर सवाल कहता है कि CH3Cl के आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति बताइए। देखिए CH3Cl, CH3Cl, CH3Cl क्या है बताइएगा जरा हमको? क्लोरोमीथेन है। क्या है? CH3Cl बन रहा है। क्या बन रहा है? अब मीथेन होगा तो क्या होगा? C1 होगा तो C2N+2 होगा ना, तो 2 2 4 यहाँ पर बनेगा। एक हट के क्लोरीन आके जुट गया है, तो ये क्या बनेगा? क्लोरोमीथेन बनाएगा। तो कहता है कि कितना नंबर सवाल है? 4 नंबर। कहता है कि कार्बन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, जो साझा करते हैं। और हाइड्रोजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या ही कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, आगे कहता है कि क्लोरीन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7, यानी उसके आखिरी कक्षा में कितना होता है? 7। उसको 1 चाहिए 8 को पूरा करने के लिए। कितना चाहिए? 1 तो चाहिए उसको आखिरी में कितना पूरा करने के लिए? 8 पूरा करने के लिए। अब ये सब संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको मालूम चल गया। देखिएगा यहाँ पर, अब देखिए, अब यही कार्बन है। क्या है? कार्बन है, जो कि अपने बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन 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 और क्लोरीन के साथ जुट गया। तो यही क्या है? क्लोरोमीथेन है। क्या है? क्लोरोमीथेन है। कोई डाउट है इसमें? यहाँ देखिए कैसे बॉन्ड बनाता है, दिख गया आपको? हाई हाइड्रोजन का है, हाई क्लोरीन का एक बॉन्ड ले रहा है। समझ में आ गया बात? तो इसी तरीके से क्लोरीन अपना कई को पूरा कर लिया? 8 गो। ये कार्बन का कई को पूरा है? देखिए 8 गो है, कार्बन का 8 गो है। क्लोरीन का कई गो है? देखिए 8 गो है। हाइड्रोजन का 2 गो बन गया। इसका भी आखिरी में 2 गो तक चाहिए ना, चाहिए जी। भले एक परमाणु संख्या 1 है, कितना है? लेकिन एकरा मन नहीं है कि हमारा आखिरी में भी 2 गो हो जाए, हैं? तो एकरा आखिरी में भी 2 गो हो जाता है। चलिए
अब है इसी को समझाया गया है कि क्लोरोमीथेन यानी मिथाइल क्लोराइड। क्या? अच्छा, क्लोरोइथेन माने इथाइल क्लोराइड, क्लोरोब्यूटेन माने ये आपको ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर है क्या के निर्माण में कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन को 3 हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ साझा किया जाता है। देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को 3 हाइड्रोजन के परमाणु के साथ साझा करा दिया गया। अब आगे कहता है कि वहीं एक क्लोरीन भी अपना एक संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्बन के परमाणु के साथ साझा कर लेता है। यही क्लोरीन भी क्या किया हुआ है? साझा कर लिया हुआ है। तो इस तरीके से क्लोरोमीथेन बन के रेडी हो जाता है। यहाँ कहता है जिससे इन सभी परमाणुओं के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी हो जाते हैं। एक मिनट रुक जाइए। इसके जितने भी जो बाहरी कक्षा हैं उन बाहरी कक्षाओं में जो विन्यास होते हैं वो क्या हो जाएंगे? अस्थायी हो जाएंगे। यानी सभी के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब कहता है कि तथा क्लोरोमीथेन अणु निर्माण हो जाता है। कौन सा मीथेन का निर्माण हो जाता है? क्लोरोमीथेन अणु का निर्माण हो जाता है। अब कहता है चूंकि क्लोरोमीथेन का निर्माण इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से होता है। किसके साझेदारी से होता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से होती है। अतः इसमें बने आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। कैसे क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे से साझा करके बने हुए होते हैं। इसके सभी आबंध अस्थायी होते हैं। क्लियर हो गया कि सभी आबंध कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। और क्या कितना था? अभी 10-20 मिनट बस कर लेंगे। सब कॉस्मेटिक सामान उसी में होगा नहीं? मेकअप का सामान। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? ये प्राकृतिक आबंध इसका समझ गए, इसका पूरा मामला समझ गए क्वेश्चन नंबर 4 का। अभी चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 5 का ही। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। किनका बनाना है? एथेनोइक अम्ल का। किसका बनाना है? एथेनोइक अम्ल का। अब एथेनोइक अम्ल का जब बनाएंगे तो देखिए क्या है, ये ऑलरेडी आप उस समय भी बनाए थे थोड़ा देर पहले, तो नहीं कर। देखिए कार्बन है यहाँ पर है, और कार्बन के 2 4 2 6 हो गए। ऑक्सीजन के आखिरी कक्षा में देखिए 2 4 2 6। एक कय को चाहिए? 8 बनाना है ना, तो 8 बनाना है तो क्या बन जाएगा? 8 बन गया। देखिए इस कार्बन का देखिए 8 गो हो गया, इसके पास भी। ऑक्सीजन का देखिए 8 गो मिल गया, और सब हाइड्रोजन के 2 गो हो गए। लेकिन यो का लालच था जो हमारा भी 2 गो पुर जाए। ये देखिए इस सबको भी लालच है, हो गया सबका, और सारे के सारे ने अपना क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। और ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इस तरह के संरचना को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहा जाता है। यहाँ देखिए सल्फर है, और इसके देखिए चारों तरफ है, और ये हाइड्रोजन जो है अपना एक होगा लगा के बना दिया है। सल्फर का कितना होता है? 16 होता है ना, वहीं 16 में 2 8 और 6, 2 4 2 6 हाइड्रोजन का एक को दे के बना दिया है। चलिए अब अगला सवाल क्या है? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन किस ग्रुप का होगा? कीटोन। किस ग्रुप का होगा? कीटोन ग्रुप का होगा। देखिए तो वहीं प्रोपेन कार्बन कार्बन कार्बन, 3 गो कार्बन है तो प्रोपेन ग्रुप हो गया। और 3 गो कार्बन में प्रोपेन होता है तो हाइड्रोजन कै गो होगा? 3 दूना 6 और 2 8 गो होना चाहिए। तो 1 गो ऑक्सीजन लगने की वजह से 2 गो हाइड्रोजन हट जाता है, तो हाइड्रोजन कै गो हो जाएगा? 6 गो। देखिए 3 और 3 6 गो, 1 गो हाइड्रोजन और 3 गो कार्बन। देखिए कार्बन 3 ठो है, 3 3 6, 1 गो यहाँ ऑक्सीजन। तो देखिए कार्बन के चारों तरफ लगा देंगे इस तरीके से, 6 गो इसका हो गया। ऑक्सीजन के भी चारों तरफ से 6 गो लगा देंगे, 6 गो इसका हो गया। और देखिए हाइड्रोजन का तो 2 गो बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लेगा। F2 है, क्या है? F2, फ्लोरीन का 2 है। अब देखिएगा ये तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कई गो है दिख रहा? 8 गो दिखा यहाँ पर, इसका भी 8 गो दिखा, यानी 2 गो मिला के सब क्या करता है? संरचना बना लेता है। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अरे फ्लोरीन का होता है 9, कितना होता है? अब 9 होता है तो 9 होगा तो 2
और 2 के बाद में कितना हो गया, 2 8 10 गो हो जाता है, लेकिन 8 गो नहीं होगा तो कै होगा, 7 गो होगा। तो देखिए 2 2 4 2 6, एगो ये अपन यहाँ रखा है, एगो ये अपन यहाँ रख दिया है, और कहा तोरा जरूरी था तू ले, हमारा जरूरी था हम ली। अब दोनों मिला के क्या बना दिया, अपना बॉन्ड बना दिया। तो कोई तकलीफ है, इसको बना दिया अपना बॉन्ड, 8 को दोनों का हो गया। अब देखिए छठा नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल में कि समजातीय श्रेणी क्या होता है। समजातीय श्रेणी क्या होता है, घोंप दे करा, घोंपते घोंपते प्रैक्टिस क्या कर रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर 7वां नंबर की समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। कहता है यौगिक की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, जो समजातीय श्रेणी कहलाता है। देखिए जब जैसे कि CH4 है, यहाँ पर CH6 है, C2H6 है, C3H8 है, ये दिख रहा है नॉर्मल है कि नहीं, ये मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ठीक है। लेकिन यही देखिए हाइड्रोजन हटा के, एक हाइड्रोजन हटा और OH आके जुट गया, 6 गो में से एक हाइड्रोजन हटा, OH आके 8 गो में से एक हटा, OH आके जुट गया। तो इसके आके जुटने की वजह से, इसके आके जुटने की वजह से यहाँ देखिए ये एल्कोहल ग्रुप का है। किस ग्रुप का है, एक ही प्रकार का, ये क्या लगा रहा है, प्रकार्यात्मक समूह लग रहा है, एक ही प्रकार का। तो एक ही प्रकार का जब प्रकार्यात्मक समूह लगेगा तो इस तरीके से जो चीज़ें लिखी जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, समजातीय श्रेणी में कहा जाता है। कोई डाउट है यहाँ पर, कहता है कि समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का गुण समान ही रहता है, सबका एल्कोहलिक गुण ही होगा। यहाँ कोई डाउट है, चलिए अब है यहाँ पर अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप अंतर कैसे करेंगे। यानी एथेनॉल के भौतिक गुण और एथेनोइक के भौतिक गुणों का अंतर, एथेनॉल के रासायनिक गुण और एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणों का अंतर यहाँ हमें समझना है। अब देखिए कहता है यहाँ पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में इसके भौतिक गुण देखिए। एथेनॉल का कहता है एथेनॉल एक विशिष्ट गंधक होता है। क्या होता है, गंधक होता है। यानी अगर किसी चीज़ को पता, जैसे कि कोई ऐसा मटेरियल है जो ज़्यादा डेंजरस है ना, ज़्यादा डेंजरस है, तो उसको गंधशील बना दिया जाता है। यानी ओकरा से दुर्गंध आने लगे, गंध निकलने लगे, ताकि हमको पता चल जाएगा कि ऐसा मटेरियल आसपास में। जैसे कार्बाइड देखते हैं आप लोग, कार्बाइड देखते हैं नहीं, कार्बाइड जिस क्षेत्र में रहेगा ना आसपास वो अपने गमक फैलेले रहता है, ये कार्बाइड हम यहीं उपस्थित है, केनहू न केनहू भेटा जाएंगे, है कि नहीं है। तो उस ताकि उससे हम क्या हो सकते हैं, बच जाएं। तो उसका ये एक भौतिक गुण क्या है कि वह एक विशिष्ट गंधक के रूप में काम करता है। उसके बाद है एथेनोइक अम्ल। क्या है, हाँ, एथेनोइक अम्ल एक गंधहीन द्रव होता है, इसमें कोई सेंट आपको नहीं मिलेगा, गंधहीन। वो क्या होता है, द्रव होता है। यह वाष्पशील होता है, इसको गर्म करिएगा तो भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन एकरा गर्म करिएगा तो भाप बन के नहीं उड़ेगा एथेनोइक अम्ल को। अब है यहाँ एथेनोइक अम्ल, इसका गलनांक, जब एकरा कितना पर भाप देंगे कि गलेगा, कितना गर्मी देंगे, तो इसको चाहिए 117.15 डिग्री सेल्सियस। 117.15 डिग्री सेल्सियस जब गर्मी में देंगे तो एथेनॉल गलना शुरू हो जाता है। और इसका गलनांक कितना है, 16.85 डिग्री सेल्सियस पर ही गलना शुरू हो जाता है, लेकिन ये द्रव नहीं बनता है। देखिए इसको ज़्यादा गर्मी चाहिए गलने के लिए, उसको कम चाहिए, लेकिन फिर भी यह द्रव नहीं बनता है, वाष्पशील नहीं होता है, ये अवाष्पशील होता है। इसका भौतिक गुण ये है। अब आगे जो कह रहा है इसमें क्वथनांक में, इसका क्वथनांक क्या होता है, जितना पर ई दबकने लगे, है ना, उसको क्वथनांक बोलते हैं। यहाँ देखिए 77.85 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 77.85 डिग्री सेल्सियस। यानी जब एथेनॉल का क्या करिएगा, भौतिक गुण में आप जब उसका क्वथनांक बताइएगा तो क्या बताइएगा, 77.85 डिग्री, हाँ, और क्वथनांक इसका कितना होगा, 117.85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी जितना पर ही गलना शुरू होगा उतना पर ही खौलना शुरू होगा, ठीक है। अब देखिए वो बात समझ में आया पहले भौतिक गुण इसका। चलिए अब अंतर रासायनिक गुण का, इनका केमिकल प्रॉपर्टी का क्या अंतर होता है, व्हाट इज डिफरेंस अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इनके बीच में किनके बीच में, तो एथेनॉल एंड एथेनोइक अम्ल के। पहला कहता है कि इसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है, किसका, एथेनॉल का। इसमें ये अम्ल ना है ना ही क्षार है, तो ये कहाँ से हमको ये प्रभाव दिखाएगा, ठीक है।
तो लिटमस पर कोई प्रभाव इसका नहीं होता है। लेकिन इसका प्रभाव ये अम्ल है, ये ब्लू को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ब्लू को लाल कर देता है। तो ब्लू माने क्या होता है, हाँ हाँ नीला होता है। चलिए अब विनम्र, यह कभी कभी सॉफ्टवेयर कमजोर पड़ जाता है नहीं है? हाँ ना ना सही ये बात है, लड़की से सॉफ्टवेयर ऐसे भी क्या होता है, डाउन होता है नहीं है? नहीं होता है। लड़की के दिमाग का वजन तेरा मालूम है कितना होता है? लड़का के दिमाग का वजन 1450 ग्राम, लड़की के दिमाग का वजन 1300। बताओ किसके पास ज़्यादा दिमाग है, लड़का के पास कि लड़की के पास? लड़की के पास। है लड़की के पास। इक्यावन हिसाब से, आप लोग बताइए तो किस हिसाब से ज़्यादा है? हैं? ऊपर से लड़की बनाना है। ये लड़का का दिमाग का वजन है। हैं? क्यों कम और ज्यादा? लड़की के पास दिमाग ही नहीं है तो कम नहीं रहेगा। हैं? लड़की का दिमाग जो है ना सॉलिड होता है, बहुत शार्प होता है, तो भगवान बोले कि कमे वजन में बहुत ज़्यादा काम करेगा ही। मैंने अब सोचिए ऊपर वाले भी परेशान थे कि अगर इतने दिमाग में इतना लड़ाकिन बा, अब सोचिए कि अगर 100 ग्राम और बढ़ा दे तो क्या करेगा। तो लड़का के दिमाग से इसलिए थोड़ा सा वजन कम रखा गया ताकि लड़े भी तो वो बेचारा को ज़्यादा जीवन में परेशानी ना हो, है ना, इसीलिए थोड़ा कम वजन। कौन लड़ता है सर जी? सब तो लड़ता ही नहीं है। तो नहीं है, हाँ मान। आप लड़ाई करते होंगे। चलो देखो यहाँ पर अभी क्या कहता है, यह कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। किसके साथ? ना ही कार्बोनेट से करता है और ना ही हाइड्रोजन कार्बोनेट से करता है। लेकिन यह क्या करता है, यह कार्बोनेट और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके CO2 गैस देता है। अभी ना पढ़े हम लोग, एथेनोइक अम्ल जो है वह किससे अभिक्रिया करता है? कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से करके कौन सा गैस देता है? CO2 गैस देता है। तो इसका रासायनिक और भौतिक गुण समझ गए आप। अब क्वेश्चन नंबर 8 निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि जब साबुन को जल में डाला जाता है, कहाँ डाला जाता है? जल में डाला जाता है। तो साबुन को जल में डाला जाता है तो मिशेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनोइक जैसे दूसरे विलायकों में मिशेल का निर्माण होगा? यानी जो दूसरा है, दूसरे चीज जो अपने विलायक उसको बोलते हैं जो खुद में घुला ले, खुद में बिलवा ले वो विलायक है, और जो बिला जाए वो विलेय है, जो बिला जाए वो विलेय है, और जो बिलवा ले वो विलायक है। ठीक है, तो कहता है कि जैसे चीनी पानी के घोल है तो बिलवा लेने वाला कौन है? पानी है, तो विलायक है। क्या है? और चीनी जो घुल जा रहा है वो क्या है? विलेय है। क्या है? वो बिला जा रहा है वही में। ठीक है, हाँ। तो साबुन को जब पानी में डालिएगा तो गल जाता है कि नहीं गल जाता है जी? हैं? तो कहता है कि तो बताना है कि एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में मिशेल का निर्माण होगा कि नहीं होगा, बताना है। दूसरे में जाके मिशेल बनेगा कि नहीं बनेगा? पानी में तो मिशेल बन रहा है, लेकिन एथेनॉल जैसे दूसरे में बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वही सवाल है। अब यहाँ कह रहा है कि जब साबुन के अणु के भीतर होते हैं, मतलब जब साबुन के अणु जल के भीतर होते हैं तो इसका आयनिक सिरा कहाँ होता है? बाहर की ओर होता है। जो इसका आयनिक सिरा होता है जो खींच के बाहर निकालेगा अंदर वाला को, बाहर होता है। और दूसरा सिरा अर्थात इसका जल विरागी सिरा कहाँ होता है? अंदर हो जाता है। जब अंदर होता है तो ऐसा साबुन के अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है। साबुन के अणु का बहुत गुच्छा बन जाता है। वैसे मिशेल बनाने के लिए उसके अणुओं का बहुत सारा गुच्छा बन जाता है और गंदगी को पकड़ लेता है, तो पकड़ लेता है। और इस प्रकार से विशेष संरचना जो बनता है उसे क्या कहा जाता है? मिशेल कहा जाता है। कह रहा है कि साबुन के अणु एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों को के भीतर आयनीकृत नहीं होते हैं। जैसे पानी में आयनीकृत हो जाते हैं वैसे इन सब में आयनीकृत नहीं होते हैं। और नहीं होने के कारण क्या कहता है? जिसके कारण मिशेल का संरचना नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा मिशेल का संरचना। तो इसका मतलब है कि वो बाकियों में नहीं घुलेंगे। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9 कि कार्बन और उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? कार्बन और उनके यौगिक जो होते हैं उनका उपयोग ज़्यादातर ईंधन के रूप में। ईंधन मतलब क्या? जो जले तो हमें ऊष्मा दे, है ना, एनर्जी प्रोड्यूस करता है और लाइट दे, वही ईंधन है। तो देखिए कहता है कि कार्बन तथा उसके अधिकांश यौगिकों जैसे पेट्रोल, कोयला एवं अन्य पेट्रोलियल उत्पाद का ऊष्मीय मान काफ़ी उच्च होता है ना। यही पेट्रोल से अगर आग लग जाए तो उसको बुझाना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि पेट्रोल समझिए रहे हैं कितना ज़्यादा है कि नहीं होता है। चाहे गैस सिलेंडर फट जाए
तो उसका आग जो होगा उसको भी बंद करना क्या होता है, मुश्किल होगा। तो इन सब का जो कार्बन से बने हुए ईंधन होते हैं, जो कार्बनिक ईंधन होते हैं, उनको जलाने पर बहुत अधिक मात्रा में क्या देते हैं, वो उच्च ऊष्मा प्रदान करते हैं। कितनी ऊष्मा? उच्च, बहुत अधिक ऊष्मा, जिसके कारण कार्बन तथा कार्बन के यौगिक जलने और जलाने के क्रम में अधिक ऊष्मा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन का, या फिर उनके यौगिकों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ज़्यादातर इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जब भी ये जले तो हमें क्या चाहिए कि जले तो अधिक मात्रा में ऊष्मा निकले, यही चाहिए ना, ताकि हम खूब जल्दी जल्दी हमारा खाना बन जाए, खाना बनाना हो तो खाना बन जाए, चाहे कोई और काम करना हो तो वो हो जाए। तो इसीलिए कार्बनिक यौगिकों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अब कह रहा है कि जल में कठोर, सवाल क्या है 10 नंबर, कठोर जल की कठोर जल को साबुन से चलिए, उपचारित करने पर झाग का निर्माण को समझाइए। हाँ, ये कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए कि झाग का निर्माण कैसे होता है। कहता है कि जल में कठोरता प्रायः कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवणों में घुले होने के कारण होती है। ये आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि जल कठोर क्यों होता है, ताकि क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण घुल जाता है ना। कहता है जब साबुन को कठोर जल से उपचारित या कठोर जल में मिलाया जाता है, उपचारित करना मतलब उसमें मिलाना, तो जब मिलाया जाता है तो साबुन के अणु कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों से प्रतिक्रिया कर अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं। यानी उसके अंदर आपको क्या मिलता है, कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम होता है, तो उनके जो अणु जो होते हैं उनके साथ जाकर के ये क्या कर लेते हैं, साबुन के कण अभिक्रिया कर लेते हैं और अभिक्रिया करके ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो पानी में घुलवे नहीं करेगा, जो पानी में घुलवे नहीं करेगा। तो कहता है कि पदार्थ बनाते हैं जिसके कारण कठोर जल में साबुन द्वारा झाग उत्पन्न नहीं होता है। अब जो पदार्थ नहीं घुलेगा उसको हिला डुला के आप झाग कैसे बना सकते हैं, समझ में आया बात। बालुए रख दीजिए पानी में, ओकरा झाग बना दीजिए, नहीं बनेगा ना। तो जी जब तक कोई पदार्थ उसमें हिलेगा डुलेगा नहीं तब तक झाग नहीं ना बनेगा। तो वही है। चलिए अब क्या कहता है आगे कि उत्पन्न नहीं होता है या बहुत ही कम उत्पन्न होता है, थोड़ा बहुत। आगे 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल में क्या कहता है कि यदि आप लिटमस पत्र लाल हो चाहे नीला हो उसको साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा। यानी साबुन को आपको लिटमस से जांच करना है। किससे जांच करना है, लिटमस से जांच करना है। कहता है कि साबुन के अणु क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो क्षारीय प्रकृति क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा कि ब्लू करेगा, ब्लू करेगा, है ना, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो कहता है कि यह नीले रंग में बदल जाएगा, जबकि नीले लिटमस पत्र को साबुन के घोल में डालने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस साबुन चूंकि क्षारीय है तो जाहिर सी बात है कि वह लाल को क्या करेगा, नीला करेगा। लेकिन अगर उसमें नीला ही आप डालेंगे तो उसका चेंज तो कलर नहीं करेगा ना, चूंकि उसका क्वालिटी ही नहीं है। तो इसीलिए नीला लिटमस पत्र को डालने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हो गया बात। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है। क्या है इसका औद्योगिक उपयोग बताना है आपके कि इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। ये 11 नंबर सवाल रहा है। 12 नंबर सवाल पे चलते हैं। चलिए 12 नंबर सवाल में क्या है, 12वां सवाल कि हाइड्रोजनीकरण क्या है। क्या सवाल कि उत्प्रेरक जैसे निकेल, प्लेडियम आदि की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोजन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब एक बात समझिएगा हमको, आप एक देखिएगा, कार्बन लिखे यहाँ पर, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर हम दे दें आपको एक हाइड्रोजन, यहाँ नहीं होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो इस तरीके से हम दे दिए। अभी देखिए, अब इस कार्बन को यहाँ पर मिल गया, डबल बॉन्ड में बना हुआ है, एक यहाँ है, यहाँ है। तो इस तरीके से जब बना, तो हमारे कहने का मतलब है कि जब डबल बॉन्ड बनेगा, छोड़िए हाइड्रोजन के साथ नहीं बना के किसके साथ बनाएगा, ये कार्बन ही के साथ बनाएगा। अभी ज़्यादा और सूटेबल हो गया। यहाँ पर कहने का मतलब देखिए, अभी हाइड्रोजन उतने ही हैं, कार्बन 2 हैं, कितने हैं, C2 और H कितने हैं, 5 है ना, H कितने हैं, 5 हैं। तो ये किस चीज़ का सूत्र है, जरा बताइएगा,
डबल बॉन्ड वाला है, ध्यान लगाइए जरा, अपना ध्यान लगाइए। एल्केन का है, एल्कीन का है कि एल्काइन ग्रुप का है? एल्कीन ग्रुप का है, शाबाश। किस ग्रुप का है? डबल बॉन्ड है। इसमें क्या है? आप बताए थे जिसमें सब में सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त होता है, और जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला है वो असंतृप्त होता है, बताए थे। तो हम यहाँ से बॉन्ड हटा दें, यहाँ से बॉन्ड हटा दें, और इस जगह पर यहाँ का बॉन्ड हम हटा के और इस जगह पर एक हाइड्रोजन लगा दें, तो ये संतृप्त हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो यही कह रहा है कि जब भी किसी उत्प्रेरक निकेल या फिर पैलेडियम आदि की उपस्थिति होती है और उस समय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, किसका? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। ये क्या हो गया? ये इथेन है ना, तो ये एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्कीन ग्रुप का है, ये एथीन का फॉर्मूला है। किसका है? एथीन का फॉर्मूला है। देखिए अब यहाँ कह रहा है कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है अभी, तो इसमें जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे, हम क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो हाइड्रोजन कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पर, यहाँ का बॉन्ड हटाएंगे और यहाँ एक हाइड्रोजन लगा देंगे। वहाँ दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पे? तो यहाँ एक हाइड्रोजन लगा देंगे। जब यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे तब इसका देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संतृप्त। तो यही हाइड्रोजन एक ला के लगाने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और जैसे ही हाइड्रोजनीकरण करिएगा तो हाइड्रोजन आके जुटेगा, उसमें क्या करेगा? जुटेगा। तो इसीलिए इसको कौन सी अभिक्रिया कही जाती है? संकलन अभिक्रिया भी कही जाती है। अब हाइड्रोजनीकरण का औद्योगिक अनुप्रयोग में क्या क्या दिया गया है तो समझिए। जितना हम लोग तेल खाते हैं तो वह सब असंतृप्त होता है। क्या होता है? असंतृप्त। तो कहता है असंतृप्त तेल को संतृप्त तेल में बदलने के लिए किया जाता है। किस में बदलने के लिए किया जाता है? असंतृप्त को संतृप्त में। कहता है कि कई तरह के, जैसे बहुत तरह के पेट्रोकेमिकल होते हैं, बहुत तरह के पेट्रोकेमिकल किसको बोलते हैं? तो पेट्रोलियम वाले केमिकल को। जैसे पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, समझ में आ रहा है बात आपको? पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, आदि जितने भी पेट्रोलियम होते हैं वो सारे के सारे पेट्रोलियम मटेरियल जो होते हैं उनको पेट्रोकेमिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, पेट्रोलियम जो क्या कहते हैं उसको, केमिकल्स होते हैं, उनको पेट्रोलियम केमिकल। इसको कहता है को अर्ध ठोस, जैसे पैराथीन यानी मोम, पैराथीन यानी मोम अर्ध ठोस है। क्या है? मसलिएगा तो मसल भी जाएगा, है कि नहीं? अर्ध ठोस है। फिर साइक्लोएल्केन, क्या? साइक्लोएल्केन पढ़ाए हैं। साइक्लोएल्केन आदि बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? कथी का उपयोग पढ़ रहे हैं हम लोग? पेट्रोकेमिकल का उपयोग नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं हाइड्रोजनीकरण का, कि हाइड्रोजनीकरण कहाँ किया जाता है। अब देखिए ये समझ में आ गया। 13वां सवाल क्या है? 13वें सवाल में कह रहा है कि दिए गए हाइड्रोजन जो कार्बन है, हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया है? किसमें संकलन अभिक्रिया है वो समझना है। तो अभी हम आपको पढ़ाए हैं असंतृप्त, संतृप्त। कहता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी हाइड्रोजनीकरण क्या है? एक संकलन अभिक्रिया है। क्या है? एक संकलन अभिक्रिया है। तो कहता है कि दिए गए हाइड्रोकार्बन में केवल C3H6, कौन? H6, C2H2 ही असंतृप्त है। क्या है? असंतृप्त है। ठीक है। अतः C3H6 और C2H2 में ही संकलन अभिक्रिया अप्लाई होगा। जो असंतृप्त है उसी को ना संतृप्त करेंगे। तो असंतृप्त ये कैसे पता चला कि असंतृप्त है? इसका बॉन्ड बना के, क्या बना के? दो गो कार्बन है, देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये असंतृप्त है कि नहीं है? इसमें हाइड्रोजन लगाएंगे तब ना जाके संतृप्त बनेगा ये। अच्छा, ये क्या है? C3H6 है। क्या है? C3H6। 5 गो एगो 6 गो ट्रिपल बॉन्ड के साथ रहेगा। क्या हो गया? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक सेकेंड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये क्या हो गया? देखिए कार्बन कार्बन, 3 गो कार्बन हो गया, 6 गो हाइड्रोजन है कि नहीं? 5 गो है, 5 गो है। तो यहाँ पर एक हटा देंगे। एक सेकंड रुक जाइए, हम आपको बता देते हैं।
क्या है C3H6। एक कार्बन यहाँ लेंगे और एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 1 2 3 1 2 और यहाँ पर डबल करके एक यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन 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 कितना हो गया 1 2 3 4 5 1 6। लेकिन इसको कितना चाहिए, यहाँ पर C3H6 में हाइड्रोजन 6 गो कार्बन 3 गो, तो 3 गो कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा के यहाँ एक डबल बॉन्ड दे देंगे, तब तो हाइड्रोजन 6 गो नहीं रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पर बनेगा C3H6 में ये फार्मूला या तो मिस्टेक इसमें दिया हुआ है क्या C3H6, हाँ दिया हुआ है C3H6। ठीक है, तो C3H6 से कार्बन के 3 परमाणु हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड यहाँ और एक 3 1 4 नहीं ठीक है, देखिए ये ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन बनेगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड एक यहाँ 1 2 3 4 5 1 6 हो गया और 3 कार्बन के परमाणु हो गए। देखिए यहाँ पर कितने कार्बन के परमाणु हो गए, 3 कार्बन के परमाणु हो गए। डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन को 2 गो यहाँ 1 गो यहाँ मिल गया और इसका देखिए इसका 4 गो हो गया, सबका हुआ ना। तो इसको लेकिन ट्रिपल करेंगे, ये असंतृप्त है, इसका कहीं ना कहीं से एक बॉन्ड लगा के जब तक हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे तब तक कहाँ से लगेगा, यह इसका एक बॉन्ड खाली ही है, इसका बॉन्ड एक खाली ही है। तो इसमें क्या जोड़ना है, हमें एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके क्या बनेगा, संतृप्त बनेगा। क्या बनेगा, संतृप्त बनेगा। अभी यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 का, तो यही सब संकलन अभिक्रिया, इनका और इनका संकलन अभिक्रिया होगा, बाकियों का नहीं होगा। अभी देखिए अब कौन सा सवाल है, 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल में क्या कहता है कि संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बन में कौन संतृप्त है कौन असंतृप्त है, उसी का हमको क्या बताना है, केमिकल हमको एक प्रैक्टिकल करके बताना है। तो कहता है चूंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन के पानी के रंगहीन नहीं बनाता, जो ब्रोमीन का पानी होता है उसको क्या करता है, रंगहीन नहीं बनाता है, ब्रोमीन के पानी को रंगहीन नहीं बनाता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ब्रोमीन के पानी को रंगहीन बना देता है। यानी ब्रोमीन का जो पानी होता है उसको जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा उसमें जब मिलाया जाएगा ब्रोमीन के पानी में तो रंग में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर असंतृप्त वाला हाइड्रोकार्बन को ब्रोमीन के पानी में मिला दिया जाए तो उसका कलर बदल देगा, रंगहीन कर देता है उसको, क्या कर देगा, रंगहीन करेगा। अतः मक्खन तथा खाना बनाने में तेल के बीच ब्रोमीन जल, कौन सा जल, ब्रोमीन जल के परीक्षण में रासायनिक अंतर को समझा जा सकता है। यानी अगर मक्खन बना रहे हैं तब और चाहे खाना बना रहे हैं तब, तो उस समय जो हाइड्रोजन, चूँकि खाना बनाने में जो तेल होते हैं ना वो तेल सब असंतृप्त होते हैं। क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं। तो इसीलिए आजकल ज़्यादा लोग मोटाते जा रहा है, जहाँ तेल जाएगा वहाँ अभिक्रिया करके और आपको क्या करेगा, दूसरा चीज़ फैला देगा बॉडी में। तो इस तरीके से रासायनिक अंतर आप समझ सकते हैं मक्खन में और खाना बनाने वाले तेल में। ठीक है, अभी देखिए परीक्षण, इसके परीक्षण में क्या दिया हुआ है, कैसे परीक्षण करेंगे आप। तो 2 परख नली में ब्रोमीन का जल ले लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, 2 परख नली लेना है और दोनों परख नली में ब्रोमीन का पानी रख लेना है। दोनों परख नलियों को लेकर पहले वाले में मक्खन और दूसरे में खाना बनाने वाला तेल मिला देंगे। क्या मिला देंगे, यानी परख नली कैसा है, एक ऐसा परख नली और एक और ऐसा लिए। ठीक है, दोनों में ब्रोमीन का जल रखे हैं, दोनों में ब्रोमीन का जल रखा गया है। ठीक है, एगो में मक्खन रख दिए और एगो में खाना बनाने वाला तेल डाल दिया। कहता है कि पहली परख नली का ब्रोमीन जल रंगहीन नहीं होता है। जो पहला ये परख नली है जाना में आप मक्खन रखे हैं, इसका जो है क्या पता होता है, जल में क्या होता है, रंगहीन नहीं होता है, जिससे पता चलता है कि मक्खन क्या है, संतृप्त यौगिक है। क्या है, मक्खन संतृप्त यौगिक है। इसका कलर नहीं चेंज हुआ। अब देखिए उसके बाद दूसरी परख नली, जो दूसरी परख नली बनी हुई थी, एक परख नली यहाँ एक परख नली यहाँ थी, इसमें जो था इसमें ब्रोमीन का जल है, इसमें भी ब्रोमीन का जल है। इसमें हमने मक्खन रखा था, इसमें हम तेल रखे थे। मक्खन वाले में रंग नहीं बदला है, पता चला कि रंग नहीं बदला, इसका मतलब क्या है, यह संतृप्त है।
अब कहता है उसके बाद कि दूसरी परख नली का ब्रोमीन का जल का रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाएगा? ये कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जैसे ही कलरलेस होगा आपको पता चल जाएगा कि कैसा है? असंतृप्त यौगिक है। कैसा है? असंतृप्त यौगिक है। क्लियर हो गया कि संतृप्त और असंतृप्त कैसे पहचानेंगे? ब्रोमीन से, है ना। 15वां और इस चैप्टर का आखिरी सवाल, 15वां नंबर चैप्टर और क्वेश्चन और इस चैप्टर का आखिरी सवाल आपका कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की कार्यक्रिया विधि समझाइए। साबुन कैसे कपड़ा को साफ करता है? साबुन का कपड़ा को कैसे साफ करता है, इसको समझना है। तो साबुन से कपड़ा कैसे साफ होता है? जब साबुन के अणु जल के भीतर होते हैं तो इसका आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े है कि नहीं? चलिए देखिए क्या था कि यही बता रहे थे आपको हम कि मिशेल का। तो यहाँ तक चूँकि फाइनली आप समझ गए थे। और आप लोग जो वीडियो को कट देख रहे हैं, यहाँ पर क्या एक्चुअली हुआ था कि वीडियो में स्पेस कम होने की वजह से ऑटोमेटिक वीडियो रुक गया था, और जिसके वजह से बाकी सब नहीं। हालांकि यहाँ दोबारा मैं समझा देता हूँ, यहाँ तक की बातें आप समझ चुके हैं कि मिशेल जो है अंदर वाला सिरा जो हाइड्रोकार्बन को पकड़ लेता है अंदर जाके, यानी जो कपड़े में जो गंदगी होती है उस गंदगी को मिशेल का कण क्या करता है? पकड़ लेता है। और आप ऐसे रगड़ते हैं या फिर उसको जब धोते हैं तो झाग निकलता है, और वही झाग के साथ मैल जब भी बाहर आ जाता है, और ये इसी प्रक्रिया से साबुन कपड़े को क्या करता है? आपका साफ कर देता है। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा सेशन आपने देखा होगा, है कि नहीं? और आप लोग भी तो पूरा का पूरा सेशन देख ही लिए, है ना। चलिए, तो आप सभी लोग नोट्स बनाइए और अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। समय कभी नहीं आता है पढ़ने का, आपको समय लाना पड़ता है कि हाँ हमारा समय अभी है। एक बार समय चूक गए तो फिर वापस नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये आपका चैप्टर नंबर 4 था ना जी? चौथा का पूरा कंप्लीट हो गया। आपका 5वां चैप्टर, क्या नाम है 5वें चैप्टर का? 5वें चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। 5वां चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि जिस चैप्टर से सवाल परीक्षा में नंबर ऑफ क्वेश्चन सवालों के अधिक होते हैं। ठीक है, आवर्त वाला जो चैप्टर है इसमें बहुत तरह का सवाल पूछा जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार का। ठीक है, तो उसकी तैयारी करनी है, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा और एक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, माता पिता का आदर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।